नमस्कार साथियों, मेरा नाम है हरीश वर्मा। मेरे चैनल टीचिंग टॉक में स्वागत है। साथियों, आज मैं पढ़ाऊंगा प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण। ठीक है, तो साथियों, प्राचीन भारत में 3 बार अलग अलग समय में आक्रमण हुआ था। पहला आक्रमण तब हुआ था जब 16 महाजनपद में 16 राजा था। कोई एक राजा भारत को नियंत्रण नहीं करते थे। दूसरी बार आक्रमण तब हुआ साथियों जब मौर्य काल का पतन हुआ। ठीक है, और तीसरी आक्रमण तब देखते हैं प्राचीन काल के एकदम एंड में देखेंगे हम लोग अरबी और टर्की का आक्रमण। तो 3 विदेशी आक्रमण 3 अलग अलग समय में किया। ठीक है, मध्यकाल का भारत और आधुनिक काल का भारत भी पूरा विदेशी आक्रमणों से भरा पड़ा है। ठीक है, मध्यकाल में हम देखेंगे साथियों मुगलों और अफगानों का आक्रमण, और आधुनिक भारत में देखेंगे साथियों पुर्तगाल, अंग्रेज, डच जैसे विदेशी आक्रमणों के बारे में। ठीक है, तो आइए हम इस सेक्शन में देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वहाँ से। तो साथियों, तो 500 BC से 500 AC के मध्य है, मतलब बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट, मतलब 1000 के मध्य में कुल 7 राजवंशों ने भारत पर आक्रमण किया। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले ना 16 महाजनपद के समय भारत पर आक्रमण हुआ, तो उस राजवंश के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फारसी और यूनानी ने सबसे पहली बार भारत पर आक्रमण किया जब 16 महाजनपद था। तो सबसे पहले साथियों फारसी ने ही भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, उसके बाद यूनानी ने भारत पर आक्रमण किया। यूनानी के बाद साथियों मौर्य उत्तर काल में यवन ने आक्रमण किया, फिर पार्थियन ने, फिर सिथियन ने, फिर कुषाण ने, फिर हुन ने। ऐसे करके टोटल 1000 वर्षों में साथियों 7 राजवंशों ने भारत पर आक्रमण किया। अब कोई भी राजवंश, कोई भी देश का शासक भारत पर आक्रमण क्यों कर रहा है, हमें सबसे पहले इसको समझना चाहिए। तो सबसे पहले कारण क्या होगा साथियों, कोई भी शासक अटैक कर रहा है तो सबसे पहला प्रमुख कारण क्या रहेगा, तो उस समय के राजा बहुत महत्वाकांक्षी होते थे। तो सबसे पहला प्रमुख कारण हो सकता है राज्य का विस्तार करना। ठीक है, जिसके शासनकाल में राज्य का विस्तार ज़्यादा होता है उस शासन का सम्मान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, वह शासन काफ़ी शक्तिशाली हो जाता है। तो सबसे पहला कारण क्या है, अपने राज्य को विस्तार करने के लिए भारत पर आक्रमण किया। दूसरा साथियों, भारत चूंकि उस समय ना प्राचीन भारत में अपार धन संपदा से भरा पड़ा हुआ था। ठीक है, यानी कि उस समय भारत सोने की चिड़िया था। तो धन को लूटने के लिए, आर्थिक शोषण के लिए भारत पर आक्रमण किया। दूसरा हो गया। तीसरा साथियों, अपने धर्म का प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, क्योंकि भारत की जो संस्कृति है ना वो हिंदुइज्म पर टिका हुआ है, और बाहर देश में हिंदुइज्म नहीं है, तो अपने संस्कृति को हमारे ऊपर थोपने के लिए इन्होंने आक्रमण किया। तो सबसे प्रमुख कारण है राज्य का विस्तार, दूसरा है साथियों धन को लूटना भारत का, तीसरा है अपने धर्म का प्रचार। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले देखेंगे फारसी आक्रमण को। इन्होंने सबसे पहले भारत में आक्रमण किया जिस समय मगध में साथियों, मगध राज्य अपने राज्य विस्तार कर रहे थे ना, उसी समय फारसी यानी ईरान में हखमनी नामक शासकों ने भारत पर आक्रमण किया। तो सबसे पहले आक्रमण कुरुश ने किया। ठीक है, जिस समय 16 महाजनपद था उस समय सबसे पहले फारसी के एक राजवंश थे हखमनी राजवंश। तो हखमनी के शासक कुरुश ने सबसे पहले आक्रमण किया, लेकिन यह आक्रमण असफल हुआ। ठीक है, लेकिन वहीं पर देखा जाए तो सबसे सफल आक्रमण दायर बाहू ने किया था। सफल इसलिए क्योंकि इन्होंने पंजाब और सिंध क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, सबसे पहले आक्रमण कुरुश ने किया था। अगर एग्जाम में आएगा तो इसी को ही टिक करना। अगर एग्जाम में आता है साथियों सबसे पहले सफल आक्रमण किसने किया, तो लिखेंगे आप दायर बाहू, क्योंकि इन्होंने पंजाब और सिंध क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया, जो कि हखमनी शासक का ये 20वां प्रांत था। ठीक है, 23 प्रांत था हखमनी शासक का। जब पंजाब और सिंध को जीता ना तो वह 20वां प्रांत बना हखमनी शासक का। ठीक है, तो सबसे पहले आक्रमण कुरुश ने किया जो कि असफल हुआ। दूसरा आक्रमण दायर बाहू ने किया जो कि सफल था, पंजाब और सिंध क्षेत्र को जीता और जो कि 20वां प्रांत बना। ठीक है, अब जब फारसी लोग भारत पर आक्रमण किए ना तो उसके क्या परिणाम हमें देखने को मिला, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले परिणाम हमें यह देखने को मिलता है, तो इसके आक्रमण से पहले ना वस्तु विनिमय प्रचलित था। ठीक है, अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना उसे मूल्य के बराबर। तो सर्वप्रथम मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हुआ फारसी आक्रमण के बाद। तो
कहने का मतलब है मुद्रा का प्रचलन सबसे पहले फारसियों ने भारत में किया। ठीक है, तो उस मुद्रा का नाम क्या था साथियों? सिग्लोई सिक्का। ठीक है, सिग्लोई सिक्का रजत सिक्का से बना हुआ था। रजत मतलब चांदी के सिक्का से सिग्लोई सिक्का बना हुआ था, जो भारत का प्रथम सिक्का था। और यह प्लेन था ना, मतलब उस पर कोई किसी प्रकार का लेखन नहीं हुआ है। ठीक है, अभी तक से लेखन युक्त हमें बाद में देखने को मिलेगा सिक्का। तो सबसे पहले सिक्का मुद्रा का प्रचलन फारसी की समय हमें देखने को मिलता है भारत में। उसके पहले वस्तु विनिमय प्रचलित थी। ठीक है, खरोष्टी लिपि का प्रचलन शुरू हुआ। खरोष्टी लिपि क्या होता है भाई? तो एक होता है ब्राह्मी लिपि और एक होता है खरोष्टी लिपि। ब्राह्मी लिपि भारत की खुद की लिपि है, जिसमें बाईं ओर से लिखना प्रारंभ करते हैं ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, बाईं ओर से लिखना प्रारंभ करते हुए दाईं ओर जाते हैं। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में। लेकिन खरोष्टी लिपि इसके जस्ट उल्टा है, इसमें दाईं ओर से लिखना प्रारंभ करते हैं इधर से और बाईं ओर की जाते हैं लिखना। ठीक है, साथियों तीसरा परिणाम हमें स्थापत्य के क्षेत्र में देखने को मिलता है, जैसे कि अशोक कालीन स्मारक को देखने से और खासकर घंटे के आकार की गुंबद को देखने से हमें यही मिलता है कि ये ईरानियों से प्रेरित है। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझा दिया हूँ। अब हम आते हैं साथियों अगले आक्रमण के ऊपर, यूनानी आक्रमण। तो सबसे पहले आक्रमण भारत में फारसी ने किया, दूसरा आक्रमण यूनानी ने किया। तो यूनानी के अंतर्गत हम पूरे सिकंदर को ही पढ़ेंगे, क्योंकि सिकंदर ही सबसे पहली बार आक्रमण किया और सबसे पहली बार उन्होंने सफलता भी प्राप्त किया। ठीक है, तो प्रथम यूनानी शासक सिकंदर था, जिसने भारत पर आक्रमण किया और भारत को कई क्षेत्रों में जीत भी हासिल किया था। तो आइए हम थोड़ा सिकंदर के बारे में संक्षिप्त परिचय देखते हैं। साथियों सिकंदर ना मैसेडोनिया के शासक फिलिप द्वितीय के पुत्र था। ठीक है, जब फिलिप द्वितीय की मृत्यु ना 1336 बीसी में हो जाता है। ठीक है, तो इसके 336 बीसी में मृत्यु के पश्चात ये मकदूनिया का शासक बन जाता है और गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, तो गद्दी पर बैठने के समय वह 20 वर्ष का था। आई बात समझ में? तो साथियों सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। अरस्तु किसके शिष्य थे? प्लेटो का। तो अरस्तु पश्चिमी क्षेत्र में बहुत जाने माने दार्शनिक है। आई बात समझ में? तो हम अभी क्या देखें कि सिकंदर फिलिप द्वितीय के पुत्र थे। फिलिप द्वितीय की मृत्यु के पश्चात इन्होंने गद्दी पर बैठा और मकदूनिया के शासक बने। साथियों सिकंदर ने सिकंदर के गुरु अरस्तु है और अरस्तु के गुरु प्लेटो है। ठीक है, साथियों सिकंदर ने ही सबसे पहले पूरी दुनिया को जीतने का संकल्प लिया था। कहते हैं कि लगभग आधी दुनिया को उन्होंने जीत लिया था, जिसमें मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान, इराक जैसे तमाम देश शामिल थे। ठीक है, जब भारत पर आक्रमण किया ना, तो भारत पर आक्रमण इसलिए क्योंकि भारत के इतिहास के जो पिता कहते हैं ना हेरोडोटस, और ईरानी शासकों ने अपने पुस्तकों में लिखा था कि भारत में अपार संपदा है, अपार धन संपदा है। तो भारत को लूटने के चक्कर में इन्होंने आक्रमण किया भारत के ऊपर। ठीक है, तो साथियों कहते हैं कि उस समय ना, जिस समय भारत सोने के चिड़िया था, उस समय जीडीपी मतलब पूरी दुनिया की जीडीपी का लगभग 33% हिस्सा भारत का था। यानी कि 100 रुपया में से 33 रुपया भारत का शामिल था। आई बात समझ? इतना धन संपदा से भरपूर था हमारा देश। ठीक है, तो सबसे पहला आक्रमण भारत में, ठीक है, आंधी से तो सबसे पहले युद्ध भारत में आंधी से हुआ तक्षशिला क्षेत्र में, और आंधी पराजित हो गया। ठीक है, उसके बाद साथियों दूसरा युद्ध पोरस से होता है। ठीक है, झेलम के क्षेत्र में, जिसे वित्तसत्ता भी कहते हैं, प्राचीन नाम है झेलम का, झेलम नदी का नाम है वित्तसत्ता, जिसे हेडा स्पीच का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, तो पहला युद्ध में आंधी को पराजित किया, दूसरे युद्ध में पोरस को भी पराजित कर दिया। ठीक है, लेकिन इसको पराजित करने के बाद ना सिकंदर के सेना वास नदी तक पहुंच चुका था, लेकिन वहां से वापस लौट गए। इसका कुछ प्रमुख कारण है। सबसे पहला प्रमुख कारण है कि वो पूरी दुनिया से जीतते हुए उनके सेना लड़ाइयाँ लड़ते हुए काफ़ी थक चुका था और कई सैनिक मर भी गए थे, कई सैनिक बीमार से ग्रसित हो चुके थे। पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है साथियों, उस समय ना मगध का उत्कर्ष चल रहा था और क्रूर शासक कौन था? धनानंद, नंद वंश का। तो बहुत ही ज़्यादा क्रूर शासक था, तो उसके डर के मारे ना वापस चला गया भारत को छोड़कर। तो वापस जाने के क्रम में साथियों उन्होंने
वापस जाने के क्रम में उन्होंने मात्र 19 महीने ही भारत में रहा, जिसमें पूरा का समय जिसमें 19 माह का पूरा समय उसका युद्ध क्षेत्र में ही गया। ठीक है, युद्ध लड़ाइयाँ लड़ते हुए गया। तो जब सॉरी उसके बाद देखते हैं साथियों 323 बीसी में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 19 महीने भारत में रहा, भारत में रहने के बाद वह बेबीलोन जाता है और उसकी मृत्यु 323 में हो जाती है। जब भारत से वापस जाता है ना अपने देश की ओर, तो स्थल सेना और जल सेना में भारत को बांट कर जाता है। ठीक है, तो स्थल सेना की नेतृत्व सेल्यूकस करता है और जल सेना की नेतृत्व निराकस करता है। ठीक है, जो उन्होंने युद्ध भूमि में जीता हुआ क्षेत्र था ना, तो जमीनी क्षेत्र को सेल्यूकस को दिया और समुद्री क्षेत्र को निराकस को दिया। ठीक है, अपने प्रतिनिधित्व के रूप में उन्होंने उसको नियुक्त किया। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं यूनानी आक्रमण के कारण भारत को क्या फायदा हुआ, इसका परिणाम क्या था। ठीक है, तो सबसे पहला परिणाम क्या था साथियों, एकीकरण की भावना उत्पन्न हुई भारत के जनपदों में। क्योंकि उस समय 16 महाजनपद था, जब अटैक हुआ ना भारत के ऊपर, तो भारत की रक्षा के लिए, ठीक है, मौर्य वंश की उत्पत्ति हुई। ठीक है, और एकीकरण की भावना उत्पन्न हो कि हमें हमारे देश की रक्षा करना है। ठीक है, दूसरा साथियों गंधार कला शैली का विकास हुआ। इस गंधार कला शैली को हिंद यूनानी शैली भी कहा जाता है, क्योंकि यूनानियों और भारतीयों का मिला जुला ये कला है। ठीक है, तो गंधार कला शैली को हिंद यूनानी कला कहते हैं, क्योंकि यूनानी के लोग और भारत के लोग उस कला के जन्मदाता थे। तो गंधार कला शैली में सबसे प्रमुख जो मूर्ति थे वो बौद्ध की मूर्ति का निर्माण हमें देखने को मिलता है। साहित्यिक और ज्योतिष विद्या का प्रचलन हमें यूनानी आक्रमण के बाद ही देखने को मिलता है, यानी कि यूनानियों से हमें ज्योतिष विद्या की सीख हमें देखने को मिलता है। तीसरा साथियों चौथा हम देखेंगे साथियों, लेख युक्त मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। ठीक है, लेख युक्त मुद्रा का मतलब क्या समझे आप, तो सबसे पहले मुद्रा हम देखे हैं सिगलो सिक्का, जो बहुत प्लेन था। ठीक है, और यूनानी के समय हम देखेंगे भारत में लेख युक्त मुद्रा। तो जैसे कि मेरे पास ये 10 का सिक्का है। ठीक है, ये 10 का सिक्का आपको दिख रहा होगा, तो इसमें क्या लिखा है साथियों, भारत लिखा है, इंडिया लिखा है, सत्यमेव जयते लिखा है। ठीक है, इधर देखें तो 10 का सिंबल लगा है और रुपया का सिंबल भी है, मतलब लिखावट है ना हमारे सिक्के में। तो यही है दरअसल लेख युक्त सिक्का। तो इस लेख युक्त सिक्का का प्रचलन हमें यूनानी आक्रमण के बाद देखने को मिलता है। इसके पहले हमें प्लेन सिक्का ही देखने को मिलता है, जो रजत सिक्का था। आई बात समझ में साथियों, फटाफट और रिविजन करा देता हूँ 2 या 3 मिनट में, ताकि और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, भारत पर सबसे पहले आक्रमण फारसी ने किया। ठीक है, भारत पर सबसे पहले आक्रमण फारसी ने किया। फारसी के हखामनी शासक के कुरुश ने भारत पर सबसे पहले असफल आक्रमण किया। प्रथम सफल आक्रमण दायर बहू ने किया था। इन्होंने पंजाब और सिंध क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया और 23 प्रांत में से ये 20वां प्रांत था भारत का। ठीक है, सर्वप्रथम अब इसके अटैक करने से क्या प्रभाव देखने को मिलता है, तो सर्वप्रथम मुद्रा का प्रचलन हमें देखने को मिलता है, जो कि सिगलो सिक्का था। ठीक है, यह सिगलो सिक्का साथियों रजत सिक्का था, मतलब चांदी का बना हुआ था। ठीक है, इसके पहले वस्तु विनिमय प्रचलित था, एक वस्तु के बराबर दूसरे वस्तु के देना ही वस्तु विनिमय है। ठीक है, खरोष्टी लिपि का जन्म हमें देखने को मिलता है। खरोष्टी दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है। ठीक है, घंटे के आकार के गुंबद अशोक काल में हमें देखने को मिलता है, जो ईरानियों और फारसियों से ही प्रेरित है। ठीक है, दूसरा आक्रमण साथियों यूनानी आक्रमण है। ठीक है, तो यूनानी आक्रमण में सबसे प्रमुख शासक कौन था, सिकंदर। सिकंदर मैसेडोनिया के शासक फिलिप द्वितीय के पुत्र थे। जब 336 में इनकी मृत्यु हो जाती है फिलिप द्वितीय के, तब उसके पुत्र 20 साल की उम्र में मकदूनिया का शासक बनता है। साथियों सिकंदर के गुरु अरस्तु थे और अरस्तु के गुरु प्लेटो है, जो पश्चिमी दार्शनिक क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, साथियों सिकंदर ने सबसे पहले पूरी दुनिया को जीतने का संकल्प लिया था। इसी क्रम में उन्होंने पूरी आधी दुनिया को ही जीत लिया था। मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान, इराक जैसे प्रमुख स्थलों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसी क्रम में हमें तक्षशिला के राजा आम्भी को और झेलम नदी के किनारे बसे हुए पोरस को इन्होंने पराजित किया। ठीक है, पराजित होने के बाद उन्होंने वापस जाने का निर्णय, भारत से वापस जाने का डिसीजन लिया। उसका 2 मुख्य कारण था। पहला कि उसकी सेना थक चुकी थी, काफ़ी बीमार से ग्रसित हो चुके थे। ठीक है,
और दूसरी वजह क्या है, मगध की विशाल सेना, खासकर धनानंद की क्रूर स्वभाव उसको वापस जाने के लिए दबाव डाला। ठीक है, तो उन्होंने पूरे भारत में 19 महीने ही बिताए। इस 19 महीने में सिर्फ युद्ध ही कार्य किया, युद्ध मतलब लड़ाइयाँ लड़ते ही गए। ठीक है, तो यूनानी आक्रमण के बाद बहुत सारे चेंजेस हमारे समाज में देखने को मिलता है। सबसे पहला चेंजेस क्या देखने को मिलता है, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए एकीकरण की भावना पैदा हुई। ठीक है, दूसरा साथियों गांधार कला शैली का विकास हुआ। गांधार कला शैली को हम हिंद यूनानी कला शैली भी कहते हैं, क्योंकि ये गांधार क्षेत्र में, अब जो कि अभी अफगानिस्तान में है, वो पहले भारत में था, क्योंकि ये गांधार में जन्मा ये कला शैली, इसी कारण गांधार कला शैली कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बौद्ध की प्रतिमा हमें विशेष रूप से देखने को मिलता है। साहित्यिक और ज्योतिष विद्या का हमें प्रचलन देखने को मिलता है। लेख युक्त मुद्रा का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। लेख युक्त मुद्रा, ये 10 का सिक्का आप देख रहे हो, यही लेख युक्त प्रतिमा है, जिसमें लिखा हुआ है भारत इंडिया सत्य में जयते और राजा अशोक का 10 का शेर। ठीक है, तो साथियों यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। जय श्री राम साथियों।